अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद नज़ीला बुखारी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नस्ट नेट टू सीरीज के डे 9 के एमसीक्यूज जो कि फिजिक्स के अंदर बच्चों की तरफ से आज के दिन रिपोर्ट किए गए। डे 9 का मतलब जो 8 फरवरी को मेरे बच्चे आपके पास मॉर्निंग एंड इवनिंग को आपके पास स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किए कि उनको क्वेश्चंस देखने को मिले और वो तमाम क्वेश्चंस आपके पास आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने। आओ चलो फिर बिना किसी इंतजार के आगे बढ़ते हैं। चलें जी, सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहे हैं विच प्रिंसिपल प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो दुनिया के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो दो ही नेचर रख सकता है। या तो उसकी नेचर कैसी होगी, आपके पास पार्टिकल नेचर होगी, या उसकी नेचर कैसी एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास वेव नेचर एग्जिस्ट करेगी। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होती हैं भैया। देखो वेव वो होती है आपके पास जो कि आपके पास डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व करवा के दिखा सकती है हम लोगों को, सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डायफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस। ठीक है, ये वो तमाम फिनोमेना हैं जो कि प्योरली वेव बिहेवियर्स हैं, या कि प्योरली हमारे पास क्या वेव बिहेवियर्स हैं। तो जो चीज आपके पास इनमें से कोई सा भी फिनोमेना आपके पास करके दिखा देती है, हम उसे बोलते हैं कि भाई वो वेव होती है। जबकि पार्टिकल्स इनमें से कोई सा भी फिनोमेना नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कौन सा फिनोमेना कर सकते हैं, जरा उसको भी देख लें। पार्टिकल्स जो फिनोमेना कर सकते हैं उसको हम कहते हैं कोलिजन। पार्टिकल्स एक दूसरे से जब भी इंटरैक्ट करते हैं तो वहां पे होती है कोलिजन। जबकि वेव जब इंटरैक्ट करती है तो हमारे पास क्या होती है भैया, इंटरफेरेंस होती है। और पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ आपके पास इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होती है, कोलिजन होती है। अब सवाल कह रहा है कि भाई कौन से प्रिंसिपल से हमारे पास वेव नेचर प्रूव होती है। सबसे पहले ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस साहब ने क्या बोला था, ह्यूजेंस साहब ने ये बोला था कि आपके पास कोई भी हमारे पास जो एक वेव फ्रंट होता है, कोई भी वेव फ्रंट होता है, हर वेव फ्रंट का जो पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर वेव फ्रंट के ऊपर जो आपके पास एक एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ये एक एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के बनने का रीजन लगता है। यानी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगी और एक पॉइंट आपके पास एक सेकेंडरी वेवलेट को जन्म देगा। जिसका मतलब आपके पास सर ये तो प्योरली वेव नेचर के ऊपर बात कर रहा है। ये तो प्योरली किसके ऊपर बात कर रहा है, वेव नेचर के ऊपर बात कर रहा है। तो ये तो वेव नेचर को सर आपके पास सपोर्ट करता ही करता है। बी, थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर भैया हम लोगों ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली थी जिसको दो स्लिट से गुजारा था। एक लाइट यूं गुजरी, एक लाइट यूं गुजरी, किसी पॉइंट पे जाके मिल गए। वहां पे जहां पे ये दो लाइट रेज मिली वहां पे हमने देखा ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बन रही है, विच इज ऑलवेज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और इंटरफेरेंस अगर दिखा रही है लाइट तो वो भी कौन सा फिनोमेना है भैया, वेव का फिनोमेना है। जिसका मतलब थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इंटरफेरेंस या वेव नेचर प्रूव की गई है। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों ने ही वेव नेचर को प्रूव किया था। ठीक हो गया सर जी। और बताएं और क्या क्या है भाई आज के डे 9 के एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास नस्ट नेट 2 में कह रहे हैं अ कार इज टर्निंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ठीक हो गया, एक गाड़ी है जो कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड के ऊपर टर्न कर रही है, ऐसे टर्न काट रही है आपके पास। जब वो टर्न काट रही होती है हमारे पास तो कह रहे हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज, इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कहां से आती है। देखो जब ये हमारा टायर टर्न कर रहा होता है ना, तो टायर जब टर्न कर रहा होता है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है इसके ऊपर जो कि रोड और टायर के दरमियान होती है, जो कि किसके दरमियान होती है, रोड और टायर के दरमियान होती है, जो कि आपके पास इसको पुल करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। वो जो फोर्स इसको पुल कर रही है वो कौन सी फोर्स है हमारे पास, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स है। और अगर हम लोग सर्कुलर मोशन की टर्म्स में बात करें तो वो फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल पे घुमाती है और उसको टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो इसका मतलब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इन केस ऑफ अ टायर मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड वो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ए ऑप्शन कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास हम लोग करेक्ट ऑप्शन किसको मार्क कर देंगे, ऑप्शन ए, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड, बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, बिटवीन द टायर एंड द रोड, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पे भी एक्ट कर रही है। डन हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। ठीक हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। आइए देखें और कौन कौन से सवाल आज आपके पास नेट टू डे 8 के ऊपर देखे गए, डे 9 माय बैड। ठीक है, तो आपके पास डे 9 के अंदर जो एमसीक्यूज हमारे पास और रिपोर्ट हुए वो आपके पास है, कह रहे हैं अ सॉलिड डिस्क ऑफ मास 2 kg। एक सॉलिड डिस्क है जिसका मास कितना है हमारे पास 2 किलो है और रेडियस कितना है उसका आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, कह रहे रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डन।
फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड डिस्क का जो होता है ये बराबर होता है हमारे पास सर हाफ एम आर स्क्वायर के। डन हो गया। हाफ एम, मास कितना दिया हुआ सर आपको सवाल में 2 kg दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाते हैं, किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। डन। और उसके ऊपर क्या लग गया हमारे पास स्क्वायर लग गया। ठीक हो गया सर, एक अंडे ने एक अंडे को काट दिया पहले तो आपके पास सिंपली। अब देखेंगे क्या बन जाएगा, 2 ने 2 को काट दिया यहाँ पे, तो बचा क्या क्या हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे सर तो ये हो जाएगा 0.04। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया हमारे पास 0.04 और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी 0.04 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया सर जी। तो ये थे वो अभी तक के चंद एमसीक्यूज जो हम लोगों ने देखे बेटा, जो कि आज आपके पास डे 9 को रिपोर्ट किए गए हैं नस्ट के पेपर के अंदर। अब सवाल ये बनता है हमारे पास कि सर इस जैसे और सवालात हैं कि आपके पास, इस जैसे और आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि नस्ट के तमाम पास पेपर से कंपाइल करके बने हो, या फिर आपके पास नस्ट की नेट 1 की जो सीरीज हुई थी 2026 के अंदर उसमें देखे गए। क्योंकि नस्ट में इस दफा ये देखा जा रहा है कि नस्ट ने अपना क्वेश्चन बैंक अपडेट किया है थोड़ा सा, तो जब क्वेश्चन बैंक अपडेट हुआ है तो सर हम लोगों को क्या वो न्यू क्वेश्चंस मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। वो जो तमाम न्यू क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है वो हमारे पास अवेलेबल है मेरे बेटे पोर्टल के ऊपर। पोर्टल के ऊपर आपके पास एक प्रॉपर 400 प्लस एमसीक्यूज की फिजिक्स की मैराथन मौजूद है जिसके अंदर आपको सॉल्व करवाए गए नस्ट के नेट 1 के एग्जाम क्वेश्चन सारे के सारे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे अभी नेट 2, ना सिर्फ नेट 2 बल्कि नेट 3 और नेट 4 को भी क्लियर करने के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो आप में से वो तमाम बच्चे जो कि पोर्टल का भी पार्ट नहीं है वो भी पार्ट बन सकते हैं। जस्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। लेट्स मूव ऑन। Can I find the energy of a photon having frequency 1.5 exponent 15 hertz? ठीक हो गया सर, एनर्जी निकालनी है फोटोन की। अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ अ फोटोन बराबर होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें एच होता है प्लैंक का अपना कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास सर फिक्स्ड है और वो होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34। और न्यू क्या होती है सर? न्यू फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जो कि सर इस सवाल में लिख के दी हुई है हम लोगों को। जब सवाल में लिख के दी हुई है तो वैल्यूज पुट करें। एनर्जी कितनी हो गई एच, एच इज 6.625 10 टू द पावर माइनस 34। डन हो गया सर। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 1.5 10 टू द पावर 15। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं अपने लिए सवाल को। भाई आसान कैसे करते हैं सर? थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करते हैं जल्दी जल्दी। 6.6 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, 5 6 होते हैं 30 आपके पास, 3 ऊपर चला गया सिंपल, 5 6 30 और ये हो गया 33। ठीक है, फिर 166 166 नीचे क्या आ गया हमारे पास? अंडा आ गया, 3 से 9 आ गए और 3 से 9 आ गए, दो की डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा तो आंसर तकरीबन कितना आ रहा है हमारे पास? 9.9 आ रहा है सर। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस का 34 प्लस का 15, 34 और 15 ये हो जाएंगे आपके पास सर माइनस का 19। तो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास 9.9 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल्स। है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई भी। आओ चलो पहले तो उस मिस्टेक को सही कर लेते हैं थोड़ा सा। वो मिस्टेक हो सकता है भाई यहाँ पे आपके पास टाइपिंग में हो गई है, ये सारे 19s में है, ये सारे सिर्फ 19s में है। अब बताएं आपके पास कि कौन सा करेक्ट आंसर है? सर अब तो साफ नजर आ रहा है मुझे, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर व्हिच इज 9.9 into 10 raised to the power माइनस 19 जूल्स। ठीक हो गया सर जी। और देखा है नस्ट के नेट 2 के आज के दिन आपके पास क्या क्या देखे गए पेपर में सवालात। कह रहे वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ, वाटर किस रेट पे फ्लो कर रहा है? 1800 ग्राम्स पर सेकंड में। ग्राम्स का मतलब होता है मास, ठीक है, सेकंड का मतलब होता है टाइम। तो इन शॉर्ट आपको मास ओवर टाइम दे दिया एक साथ, और वो कितना दिया है सर आपको? 1800 ग्राम्स पर सेकंड दिया है। लेकिन सर ग्राम तो मेरा ऐसा यूनिट कतई नहीं होता, मुझे इसको केजी में लेके जाना पड़ेगा, और केजी में ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा सर 1.8 किलोग्राम पर सेकंड। डन हो गया। मास ओवर टाइम पता लग गया मुझे, एम ओवर टी पता लग गया मुझे, कितना आ रहा है भाई? 1.8 किलोग्राम पर सेकंड। यानी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। पूछना फाइंड द फोर्स, फोर्स निकाल के दिखाओ। सर फोर्स कहां से निकालें? ये कौन सा सवाल आ गया फोर्स निकालने का अजीब सा। अच्छा चलो और चेक करते हैं भाई फोर्स कैसे निकाल सकते हैं अपने पास। देखो भैया आपके पास, आपको यहाँ पे याद के रखना है, फोर्स के 2-3 फॉर्मुलाज होते हैं। एक होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल सर याद आ गया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मास कितना है सर? मास तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एम ओवर टी दिया हुआ है। गौर से कर देखो, जी हाँ सर एम ओवर टी दिया हुआ है, तो एम ओवर टी तो यहाँ पे भी मौजूद है। जब एम ओवर टी यहाँ पे मौजूद है तो एम ओवर टी की पूरी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.8। वेलोसिटी कितनी दी हुई है सर? 3 दी हुई है। ये तो बच्चों वाले 18 3 होता है 54, तो 1.8 3 हो जाएंगे 5.4। और फोर्स निकालिए तो यूनिट के लग जाएगा न्यूटन। है कोई सर ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है? सर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है विच विल बिकम आवर करेक्ट ऑप्शन 5.4 न्यूटन। ठीक हो गया भाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन बी 5.4 न्यूटन।
ठीक है सर जी, आए आगे दिखाएं कि और आपके पास आज डे 9 के एमसीक्यूज में क्या क्या देखा गया नेट 2 के अंदर। कह रहे वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक हो गया। देखिए सर, अकॉर्डिंग टू लेप्लास हमें ये तो मालूम है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। एक होती है हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है, और दूसरी होती है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जिसको हम लोग आपके पास डेंसिटी भी कहते हैं। सिंपल हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू लेप्लास हमारी साउंड की स्पीड किसी भी मीडियम के अंदर। डन हो गया। अब इलास्टिक प्रॉपर्टी के साथ साथ लेप्लास भैया ने एक बात और बोली थी कि जब हमारे पास साउंड जो है किसी भी मीडियम से ट्रेवल करते हुए जा रहा होता है तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रेवल करता हुआ जा रहा होता है वो प्रोसेस हमारे पास कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ना हीट आपके पास सिस्टम में एक्सचेंज होती है, किसी भी तरीके से एक्सचेंज नहीं होती। नेट हीट एक्सचेंज कितना हो जाता है हमारे पास? नेट हीट एक्सचेंज हो जाता है हमारे पास 0। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी काउंट होगी वो कौन सी इलास्टिसिटी हो जाएगी? वो हो जाएगी सर आपके पास एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, ना कि आइसोथर्मल। ठीक है, न्यूटन भैया की यही गलती थी अपने फॉर्मूला में स्पीड ऑफ साउंड की कि न्यूटन साहब ने कहा था कि ये होती है भैया आइसोथर्मल आपके पास, तो आइसोथर्मल तो नहीं हो रही सर। यहाँ पे क्या होगी आपके पास? यहाँ पे हो जाएगी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग मार्क कर देते हैं फिर भाई ए में लिखा हुआ है विच इज ऑप्शन ए, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। डन हो गया सर जी। आगे दिखाएं और क्या है भाई आज आपके पास डे 9 के एमसीक्यूज के अंदर नेट 2 में। ठीक है सर जी, तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल आते हैं भाई हमारे पास। हाँ भाई, कह रहे इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 546 ml। ठीक हो गया। एक टेम्परेचर दिया सर हम लोगों को विच इज 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर को तो हम सर केल्विन में खेलते हैं हमेशा। ये हो जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, एक वॉल्यूम दिया सर मुझे, कितना दिया? 546 ml का लिख दिया मैंने। कह रहे व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, नया वॉल्यूम। अरे तो सर दो वॉल्यूम हो जाएंगे, इसका मतलब V1 V2 की कहानी है कोई। एट 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर भी दो हो गए तो उसको T1 कर देते हैं, और टेम्परेचर 2 कितना आ गया? 273 डिग्री सेल्सियस, जिसको फिर केल्विन में कर देंगे तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 546 केल्विन हो जाएगा। डन हो गया। कह रहे अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम और टेम्परेचर छेड़े जा रहे हो। ये चीज हम लोगों को सिखाई है चार्ल्स भैया ने। चार्ल्स भैया कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ fixed mass of an ideal gas is directly proportional to its absolute temperature provided that the pressure remains constant। तो सर चार्ल्स लॉ है, और चार्ल्स लॉ को लिखने का एक और तरीका क्या है कि V1 over T1 बराबर होते हैं V2 over T2 के। सर हमें V2 चाहिए तो V2 का फॉर्मूला क्या बनाओगे? V2 का फॉर्मूला हो जाएगा सर V1 T2 डिवाइडेड बाय T1। डन हो गया सर, वैल्यूज पुट करवाएं जल्दी से। V2 हो गया हमारे पास V1, V1 कितना है सर? 546। फिर T2 कितना है सर? फिर 540। अरे 546 का स्क्वायर कौन निकालेगा? तो फंस जाएंगे। T1 कितना है? 273। सिंपल, ये देख रहे हो दोनों मिलके क्या बनते हैं? 546 to 273 वन जा, 273 टू जा, बस 546 to 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बहुत इजी है। 500 का डबल 1000 होता है, 46 का डबल 92 होता है, तो ये हो जाएगा 1092 ml। तो सेकंड वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास? 1092 ml। है कोई ऑप्शन सर? जी हाँ, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सर। तो जब ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 1092 ml। आए सर आगे दिखाएं नेट 2 और क्या क्या दे रहा है हम लोगों को यार आज। कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, पांचवें शेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन गरीब हमारे पास कहां आया है? दूसरे शेल में आया। ठीक है, किस में आया भैया? दूसरे शेल में आया। अब ये बात याद रखने की है, अगर तो तीसरे से आए, चौथे से आए, पांचवें से आए, अगर वो दूसरे शेल में रहा है तो जो रेडिएशन इमिट होती है उस रेडिएशन की सीरीज को हम कहते हैं बामर सीरीज। और उस रेडिएशन की खास बात क्या है कि वो रेडिएशन सारी होती है विजिबल रीजन में लाया करने वाली। विजिबल रीजन कौन होता है सर? विबग्योर होता है। विबग्योर का मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक हो गया। सवाल क्या कह रहा है? किससे बिलोंग करेगा? अल्ट्रा यूवी से नहीं है, आईआर से भी नहीं है, ब्लू। ब्लू बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है सर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन सी, ब्लू लाइट निकलेगी फिर आपके पास यहां से। डन हो गया सर, यहां तक भी बात समझ में आती है। आए और दिखाएं नेट 2 हमें क्या क्या दे रहा है और किस किस तरह से दे रहा है। नॉर्मली पिछला वाला सवाल हमारे पास सिंपल विजिबल रीजन के नाम से तो देखा बहुत गया है, लेकिन इस दफा देखो इन्होंने छेड़ा थोड़ा सा। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट चेक करे कि तुम्हें क्या विजिबल रीजन भी याद है कि नहीं याद है ना? उसे वो चेक करते हुए यहाँ पे इन्होंने ब्लू को मार्क करवाया। खैर और देखते हैं और क्या 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 कह रहे हैं। एक और सवाल एटॉमिक फिजिक्स से, कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिडबर्ग्स कांस्टेंट इन द ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब बताते हैं फॉर्मूला ब्रैकेट सीरीज के अंदर। देखो आपके पास ऊपर हम लोगों ने क्या बात करी, जब हायर शेल से लोअर शेल में आता है तो वेव निकलती है,
फोटोन निकलता है, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर एच, जिसको रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं, 1/ng² माइनस 1/ne²। सर ये एनजी कौन है? एनजी क्या है? एनजी का मतलब है ग्राउंड स्टेट की वैल्यू। ग्राउंड स्टेट कौन सा है? जिसमें वापस आ रहा है। और ई कौन है? एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जिससे वापस आ रहा है, जिसमें से वापस आ रहा है। जैसे कि ऊपर वाले सवाल से अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ये कौन सी स्टेट थी हमारे पास? सर ये जो 5 थी आपके पास, ये 5 थी हमारी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ये जो 2 थी हमारे पास, ये कौन थी हमारे पास? हमारी ग्राउंड स्टेट थी। डन हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब यहां के लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भैया? सवाल कह रहा है किसके ऊपर? ब्रैकेट सीरीज के ऊपर। ब्रैकेट सीरीज क्या होती है? बात याद रखना, ब्रैकेट सीरीज होती है जब आपके पास सारी ट्रांजिशन टर्मिनेट होती है फोर्थ शेल में, चाहे वो फिफ्थ से आ रही हो, चाहे वो सिक्स से आ रही हो, चाहे वो इंफिनिटी से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो। अगर वो वापस आपके पास फोर्थ शेल में आ रही है तो इसका मतलब वो कौन सी सीरीज है भैया? वो ब्रैकेट सीरीज है। यानी कि ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी हमारे पास? ब्रैकेट सीरीज के लिए फोर्थ हो जाएगी। अगर ग्राउंड स्टेट फोर्थ हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा सर आपके पास? 1/λ इज इक्वल टू आर एच, 1/4 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एन एक ही वेरिएबल रह गया तो है कोई असर? ये फिर आप देखें ऑप्शन ए के अंदर है, फिर से ये तो ऑप्शन ए को मार्क कर लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्यों? बाकी क्यों नहीं सर? भाई थ्री जो है ना आपके पास, ये पार्शियल सीरीज होती है, ठीक है। 2 बामर सीरीज होती है, अभी पिछले सवाल में भी देखा हम लोगों ने, और 1 लाइमन सीरीज होती है। यहां से सीरीज के नाम भी याद रखना अपने पास, ताकि आगे जाके कोई मसले ना हो, तो मैं मसाइल ना हो। ठीक हो गया। और अगर मेरे बेटे चाहते हो कि एटॉमिक फिजिक्स को डिटेल में पढ़ो, इतनी डिटेल में कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एटॉमिक फिजिक्स का सवाल आए और तुम्हें देख के कोई परेशानी ना हो, तो आई वुड रिकमेंड कि मेरे बच्चे तुम लोगों को बैच में लेक्चर्स लेने लाजमी है। और वो बैच के लेक्चर्स आपके पास इतने कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड होते हैं, विद रिकॉर्डिंग्स, विथ देयर नोट्स, विथ देयर प्रैक्टिस शीट्स, के आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आपके एप्टीट्यूड के जितने भी मसले मसाइल आप फेस कर रहे होते हैं वो तमाम हल हो जाते हैं। इतनी मेहनत से यहाँ पे काम करवाया जा रहा होता है। तो ये कहाँ पे? बैच के अंदर। बैच कहां से मिलेगा सर? डिटेल्स में देख लो भाई, डिटेल्स पढ़ लो, वरना ऊपर भी मेंशन है डिटेल्स, ऊपर हेडर पे देख सकते हो। आओ आगे चलते हैं, आगे चले भाई, आगे देखते हैं सर। कह रहे व्हेन अ फोटोन हिट्स एन इलेक्ट्रॉन, जब एक फोटोन क्या करता है आपके पास? एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है। सर ये सवाल तो रोजाना तरह के देखा जा रहा है, लेकिन आज अलग तरीके से पूछा है। फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। इलेक्ट्रॉन को कौन सा इफेक्ट है सर? ये है कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट है सर? ये कॉम्पटन इफेक्ट है। तो देखा क्या जाता है? देखा ही जाता है कि ये फोटोन अपनी एनर्जी और मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ इलेक्ट्रॉन भी चलने लग जाता है आपके पास, ठीक है। और फोटोन बेचारा अपनी कम एनर्जी के साथ और ज्यादा वेवलेंथ के साथ स्कैटर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग या कॉम्पटन इफेक्ट। होता क्या? एनर्जी जितनी भी होती है फोटोन के अंदर, उसका कुछ हिस्सा वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, और अपनी उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अपनी उस बेचारे फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो कि पिछले वाली एनर्जी से कम हो जाती है। पहले जितनी भी थी, टकराने से पहले, टकराने के बाद उससे कम हो गई। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है? देखिए भैया, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक साहब, वो होता है सर आपके पास hν या फिर hc/λ, या फिर क्या होता है? hc/λ। अगर एनर्जी कम हो रही है तो उसका मतलब सर फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है, लेकिन वेवलेंथ बढ़ रही है। सवाल क्या पूछ रहा है? क्या चीज फोटोन की चेंज होगी? क्या चेंज होगा? वेवलेंथ। जी हाँ, वेवलेंथ बढ़ेगी। एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो सर जो सब चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया भाई। आओ आगे चलते हैं। आगे आपके पास कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू विच मॉडल विल द इलेक्ट्रॉन फॉल इनटू द न्यूक्लियस। किस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा? ए रदरफोर्ड। जरा समझते हैं। रदरफोर्ड भैया कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। दैट्स इट। क्या बोलते हैं कि वो क्या करता रहता है भाई? घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब क्लासिकल फिजिक्स वालों ने एक सवाल उठाया रदरफोर्ड से कि यार अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो वो तो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, हर वक्त रेडिएट कर रहा होगा, और इस तरह से तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तो उसको न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए आपके पास। ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। रदरफोर्ड के ऊपर ये सवाल था, जिसकी वजह से रदरफोर्ड की थ्योरी आपके पास ऑब्सलीट हो गई थी, गलत प्रूफ कर दी गई थी। और उसको आके गलत प्रूफ किसने किया था? उसको सही किसने किया था? या फिर ये भी बोल सकते हैं बोर साहब ने, जो कि उन्हीं के शागिर्द थे। और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब आपके पास एक पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ना वो एनर्जी रेडिएट करता है, ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसका मतलब आपके पास वो कभी भी न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरेगा।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? खराब कौन थे? रदरफोर्ड साहब थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? न्यूक्लियस में कौन गिरा रहा है इलेक्ट्रॉन को? रदरफोर्ड गिरा रहे हैं अपनी गलती के चक्कर में, क्योंकि उनकी थ्योरी इनकम्प्लीट थी। ठीक हो गया? आई होप सो कि यहां तक बात समझ में आती होगी। और अगर समझ में आती है मेरे बेटे, तो आपके पास आओ और सवाल देखें जरा। और नेट 2 के अंदर क्या क्या सवाल देखे गए आज के दिन? कह रहे हैं अ ट्रेन हैज प्रॉपर लेंथ ऑफ 100 मीटर्स। ठीक हो गया? एक ट्रेन की प्रॉपर लेंथ कितनी है? 100 मीटर्स है। इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 0.6 सी, लाइट की स्पीड के 60%, यानी कि तकरीबन 0.6 टाइम्स स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है? रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहां कोई बंदा खड़ा होगा तो उसके सामने से ये ट्रेन जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है? 0.6 से जा रही है। इस ट्रेन की जो रेस्ट लेंथ है वो कितनी है? 100 मीटर है। अब ये पूछ के रहे हैं, बताओ ये जो लेंथ इस आपके पास ऑब्जर्वर को, जो कि आइंस्टाइन कहता है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ शो होगी, कितनी शो होगी ये बताइए? तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। डन हो गया सर। एल नॉट 100 दी है, अंडर रूट में क्या जाएगा? 1 माइनस वी स्क्वायर। वी कितना है? 0.6 सी है। 0.6 सी है ना, 0.6 का स्क्वायर होता है 0.36, सी का स्क्वायर होता है 0.3 सी स्क्वायर। ठीक है? नीचे भी सी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों कट गए। 1 में से 0.36 को माइनस करते हैं सर, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 0.36 का मतलब 0.64। 0.64 का रूट होता है 0.8। यहां कर देता हूं जरा साइड पे। 0.8 को किससे मल्टीप्लाई करना सर? 100 से, तो ये हो जाएगा 80 मीटर्स। तो भैया अगर 0.6 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से कोई ट्रेन मूव करेगी और वो 100 मीटर की होगी, तो देखने वाले को, जो कि रेस्ट में खड़ा हुआ उसको देख रहा है, वो कितनी नजर आएगी? 80 मीटर्स नजर आएगी। ठीक हो गया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास? ऑप्शन बी, 80 मीटर्स होती है सर। यहां तक तो बात समझ में आती है। आए सर आगे बताएं। और नेट 2 के हमारे पास और कौन कौन से सवाल आए हैं आज? कह रहे हैं रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट विल प्राइमरीली, रेड कलर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट रेड कलर, रिफ्रैक्ट रेड कलर, डिस्पर्स रेड कलर, या नन? आओ समझते हैं। देखो कोई भी कलर जो तुम लोग देखते हो, पता है क्यों देख पाते हो? मेरी बात समझना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैं ही बात करता हूं कि भाई आपके पास सूरत से आ रही है व्हाइट लाइट। ठीक है? ये व्हाइट लाइट आके, आपने एक शर्ट पहनी हुई है रेड कलर की। आपने क्या पहनी हुई है? एक शर्ट पहनी हुई है रेड कलर की, जो कि पूरी दुनिया को रेड नजर आ रही है, आपको भी रेड नजर आ रही है। वो रेड पता है क्यों नजर आती है? क्योंकि जब ये व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है, तो व्हाइट लाइट का बाकी सारा पोर्शन, चूंकि व्हाइट लाइट हमें मालूम है कि 7 कलर से मिलकर बनी है, विद ग्योर, ऐसे ही है, बाकी सारा पोर्शन क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ जो रेड कलर होता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। आई बात समझ में? तो अगर रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो हमारी आंख तक कौन पहुंचा? हमारी आंख तक सर पहुंचा रेड कलर। तो हम लोग क्या देख पाएंगे? सिर्फ रेड कलर देख पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी कलर तुम्हें नजर आ रहा है, इसका मतलब उसमें जो लाइट पड़ रही है, बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिर्फ वो कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तभी हम वो कलर देख पाते हैं। ये बेसिक फिनोमेना आपके पास। तो इसका मतलब वो क्या कर रही होगा? कोई भी रेड कलर का जो ऑब्जेक्ट है सर, वो क्या कर रहा होगा? वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए। आती बात समझ में? जी सर बिल्कुल आती है। तो और बताएं सर, नेट 2 के एग्जाम में आज डे 9 को और क्या क्या सवाल मिले? कह रहे येलो मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन नॉट परफॉर्म द फिनोमेना ऑफ येलो मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ या कलर, कलर या फिर वेवलेंथ। डन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि येलो आपके पास मोनोक्रोमेटिक है, एक वेवलेंथ है, एक कलर है, सिर्फ क्या है? एक कलर है। वो क्या नहीं कर सकती? क्या वो रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन तो कर सकती है सर, हमें येलो लाइट नजर आती है इसलिए तो आ सकती है। पोलराइजेशन, क्योंकि लाइट, येलो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो वो पोलराइजेशन भी कर सकती है। डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स, ये भी कहा जा सकता है। तो अगर व्हाइट लाइट होती तो सर वो तो डिस्पर्स हो जाती। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट मिलकर बनी है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड से, तो वो इन सब में डिस्पर्स हो जाती। येलो तो मिलकर नहीं बनी किसी से, येलो तो खुद मोनोक्रोमेटिक है, एक सिंगल कलर है, तो वो आपके पास डिस्पर्स नहीं हो सकती। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ऑप्शन सी, डिस्पर्जन। मूविंग ऑन। कह रहे हैं कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है सर, कांस्टेंट फोर्स आ गई हमारे पास कितनी? 10 न्यूटन की। आगे क्या कह रहे हैं? इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? एंड इट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? व्हाट इज द वर्क? देखो आपके पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। सही है सर, ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई हम लोगों ने? 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर आगे चला गया। कितना आगे चला गया सर? जमीन पर रखा हुआ था भाई, ये कितना आगे चला गया सर? ये चला गया हमारे पास 5 मीटर आगे। ठीक है? कितना आगे चला गया सर? हमारे पास 5 मीटर आगे चला गया। अगर ये 5 मीटर आगे चला गया अपनी जगह से, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 मीटर। लेकिन सवाल में एक और बात बोली है साफ साफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। जिसका मतलब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। वर्क निकाल दो सर, वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ है हमारे पास 5,
डिस्प्लेसमेंट भी है 5 और कॉस के आगे जो थीटा लगेगा वो हो जाएगा 0 डिग्री का। कॉस 0 तो सर 1 होता है, 5 5 से 25 हो गया, वर्क आ गया 25 जूल। बच्चों वाला सवाल सर, तो ये तो हो गया 25 जूल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पे? अरे माय बैड 5 5 से 25 कर दिया सर आपने। फोर्स 10 न्यूटन थी सर, क्या कर रहे हैं भाई? ये जानबूझ के गलती की जाती है ताकि आप बच्चे देखो कि भाई उसमें गलती क्या है और पकड़ो, और टीचर को पकड़ोगे गलती तो आपकी अपनी गलतियां समझ में आएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। मिल गया तुम लोगों को क्लासिकल बहाना यहाँ से टीचर का एक। तो ये हो जाएगा भाई 10 और इंटू 5 और ये हो जाएगा 50 जूल्स। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 50 जूल्स। ठीक हो गया भैया। आए और दिखाएं सर और क्या क्या नेट टू हम लोगों को दे रहा है आज के दिन। कह रहे एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन। सर ये फिर एटॉमिक फिजिक्स से तो आज बहुत मोहब्बत रही है मुझे लग रहा है इन लोगों को, है ना सर? ऐसे ही है ना कि आपके पास आज एटॉमिक फिजिक्स से थोड़ी ज्यादा ही मोहब्बत है क्योंकि ज्यादा सवाल नजर आ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स से हमें। और बच्चों ने भी ये रिपोर्ट किया था भाई कि एटॉमिक फिजिक्स से थोड़े से ज्यादा सवाल थे और थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन मैराथन जिसने देखी थी उसको ट्रिकी नहीं लगे। कह रहे एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन बाय जंपिंग फ्रॉम अ हायर शेल टू अ लोअर शेल। डन हो गया सर। एक हायर शेल से कहा आ रहा है वो लोअर शेल, यानी कि न्यूक्लियस के करीब आ रहा है। जब वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा है तो वो इनटू द फील्ड आ रहा है। समझना इस बात को, वो क्या आ रहा है? इनटू द फील्ड आ रहा है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के करीब ही आता है तो वो फील्ड के अंदर आ रहा है। जब वो फील्ड के अंदर आता है, समझना, जब आप फील्ड से दूर होते हो, अगर मैं हायर शेल की बात करूं तो हायर शेल क्या है? फील्ड से दूर है। जितना आप फील्ड से दूर जाते हो उतना आपकी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन अगर फील्ड से दूर होगा, हायर शेल में होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो उसकी जितनी भी टोटल एनर्जी थी, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलकर बनती है ना। इसका मतलब उसकी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई होगी? पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी। तभी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी? कम। लेकिन जैसे ही वो फील्ड के करीब आ गया, फील्ड के अंदर आया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग गई होगी? कम, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब वो जब करीब आ रहा है तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करने वाला है। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? हमारे पास ज्यादा हो जाएगी जब वो आपके पास कंप्लीट इनर शेल्स में होगा। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा बराबर रहता है। इन दोनों का जो सम है, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो इस तरीके से हमारे पास मेरे बेटे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। ए कह रहा है काइनेटिक एनर्जी घटेगी नहीं बढ़ेगी, गलत। बी कह रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, सही कह रहा है। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, सही कह रहा है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सही कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, काइनेटिक इंक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये है मेरे बेटे अभी तक के हमारे पास आज के दिन में रिपोर्ट किए गए नेट 2 के 2026 के डे 9 के, यानी कि आपके पास 8th फैब के क्वेश्चन जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के अंदर आपके पास ज्यादातर देखे गए। ठीक है, और इनमें फिर वही वाली बात आई कि आज ज्यादातर सर आपके पास जो टॉपिक्स है वो मिक्सर तो है, हर तरह के टॉपिक्स हमारे पास सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से ज्यादा एटॉमिक फिजिक्स को फोकियत मिली। अब एटॉमिक फिजिक्स ऐसा चैप्टर है जो कि नॉर्मली बच्चों ने आपके पास वैसे तो अगर अपने कोचिंग्स वगैरह में पढ़ लो तो आखिर में पढ़ाया जाता है, उनको आखिर में पढ़ाया जाता है, आखिर में पढ़ाया जाता है और उसको खत्म भी फौरन से करवा दिया जाता है, ये बोल के यार छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, चुनने मुन्ने सी चीजें इसके अंदर, आप फौरन से कर लें। लेकिन एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जो आपके पास मेरे बेटे जो गहराइयां हैं, जो डिटेल्स हैं, वो सिर्फ आपको पढ़ाई जा सकती है कहां पे? जहां पे एक प्रॉपर्ली आपको सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन मिल रही हो। ठीक है, आपका जो कोर्स हो वो डिजाइन ही तमाम एप्टीट्यूड टेस्ट को देख के किया गया हो, तमाम उन कॉन्स्ट्रेंट्स को देख के किया गया हो जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बिलोंग करते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट के कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? कोई एक बोर्ड नहीं है, कोई एक आपके पास सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड या ओ लेवल्स नहीं है आपके पास, या ए लेवल्स नहीं है, बल्कि उन सबका मिक्सचर है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको तमाम बोर्ड से कंप्राइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आपको पढ़ाया जाए जो कि ना सिर्फ आपके नस्ट के बल्कि नस्ट के अलावा पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको काम आए, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल बनाए, तो आपके लिए रिकमेंडेड है मेरे बेटे कि आप हमारा फिजिकोमेटिक्स का जो नया बैच अभी स्टार्ट होने जा रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी तमाम बच्चों की तरह जो कि अभी तक आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट में नेट 2 के शामिल हुए और अच्छे रिमार्क्स लेकर आए, अच्छे फीडबैक्स लेकर आए कि उनको कितना फायदा हुआ, उन बच्चों की फहरिस्त में आप भी शामिल हो सकें। और अभी तक हमारे जो स्कोर्स भी देखे गए हैं वो स्कोर्स भी मेरे बेटे मल्टीपल स्कोर्स हैं जो कि 140 प्लस हैं, जो कि आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी इतना अच्छा स्कोर आ जाए नेट 2 में, नहीं तो चलो नेट 3
3 में सही, नेट 3 में इतना अच्छा स्कोर आ जाए कि आप सुकून से हो जाओ कि भाई ये मेरा इंटर का रिजल्ट आने से पहले मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो सिक्योर हो चुका है। तो फिर मेरे बच्चे आपको एक प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से शुरू करने की जरूरत है, और उस तैयारी को शुरू करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक दफा बैच की डिटेल जरूर पढ़िए और जानिए क्या क्या आपको मिल रहा है। और अगर इतना आपको कहीं और मिल रहा हो तो कोई मसले की बात नहीं है, फिर आप जा सकते हैं जहां जाना चाहें। लेकिन अगर कहीं ना मिले तो जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग अपने लिए अपने ऊपर एक एहसान कर सकें, अपनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का रास्ता हमवार कर सकें। ठीक है भाई, आओ और दिखाएं सर। और नेट 2 के आज के दिन में हमारे पास क्या क्या सवाल आए। कह रहे इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, देखो एटॉमिक फिजिक्स से मोहब्बत है आज, मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर शेल से ट्रांजिशन कर रहा है, हायर शेल से ट्रांजिशन कर रहा है और कहा रहा है हमारे पास लोअर शेल में आ रहा है। ठीक हो गया। फॉर विच सीरीज विल द मोमेंटम बी मैक्सिमम, किस सीरीज में मोमेंटम मैक्सिमम होगा। चलो हायर शेल मान लेते हैं इन्फिनिट शेल है, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में वापस किस में आता है, फर्स्ट में। लाइमन में किस में वापस आता है भैया, फर्स्ट में वापस आता है सर हमारे पास, डन हो गया। बामर सीरीज, बामर में किस में वापस आता है, सेकंड में। सर अब तक तो याद हो चुका है क्योंकि पिछले सवालों में आपने ये यूज इतना करवाया कि हम लोग रट्टा मार चुके हैं इस चीज का। तो तीसरे में कह रहे हैं पार्शियन सीरीज, पार्शियन में आता है सर थर्ड में वापस, डन हो गया। और चौथे में कह रहे हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट में कहां पे आता है, फोर्थ में वापस आता है। ठीक हो गया। अब सर बेसिक कॉमन नॉलेज, वो क्या कि आपके पास बड़ी एनर्जी कब एमिट होगी, जब वो इन्फिनिट से फर्स्ट में आएगा। देखें ना, देखें इन्फिनिट से किसमें आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा। थर्ड वाला नहीं बनाया सर, अपना बना लो यार, ये लोग खुश हो जाओ भाई, तो बन गया। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा एनर्जी, सर ऑब्वियसली बात है जितना बड़ा गैप होगा उतना ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो आपके पास जब वो फर्स्ट में वापस आ रहा है तब वो सबसे बड़ी एनर्जी निकाल रहा है, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम और फोर्थ में सबसे कम एनर्जी निकल। एनर्जी फोर्थ में भी नहीं होगी लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड के मुकाबले में सबसे कम होगी, फर्स्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी। और सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा क्या होता है हमारे पास, फोटोन का मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या हो गया सर आपके पास कि अगर मोमेंटम ज्यादा पूछा है आपसे तो जिसमें एनर्जी ज्यादा एमिट हो रही होगी उसी का मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। तो किसका मोमेंटम सबसे ज्यादा हो जाएगा सर, ए लाइमन सीरीज का, क्योंकि इसमें आपके पास एनर्जी सबसे ज्यादा एमिट हो रही है। डन हो गया सर जी। और दिखाएं सर। हाँ भाई, तो ये आपके पास ये लो भाई, थर्मोडायनेमिक्स को भी टच कर लिया इन लोगों ने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पूछने कह रहे हैं व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी कैसे कहते हैं भाई, एंट्रोपी आसान जबान में कहते हैं सिस्टम के बिगाड़ को। किसको कहते हैं, सिस्टम के बिगाड़ को कहते हैं। आपके पास एंट्रोपी होती क्या है, एक बहुत आसान सी एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक चूल्हा है, ठीक है, चूल्हे पे तुम्हारे पास चूल्हे के ऊपर आग जल रही है, मान लो ये आग है चूल्हे की, ठीक है, बना लेते हैं भाई, मान लेते हैं अपने पास, सर ने बोल दिया तो मान लेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब ये चूल्हे से आग जल रही है, अब जब तक ये आग नहीं जल रही थी तो उसके बराबर में एयर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे ना, जब आग जलेगी जब भी मौजूद होंगे। लेकिन जब ये आग जलेगी तो चूल्हे से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं ये आपके पास इन एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही है, पहले ये एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर मूव कर रहे थे, ठीक है, पहले की जो मोशन थी वो कैसी थी, नेचुरल मोशन थी। अब आपने इनको इंटरनल एनर्जी ऐसी प्रोवाइड करी कि इनकी मोशन नेचुरल से चेंज हो गई, एक रैंडमनेस बढ़ गई, एक रैंडम मोशन बढ़ गई, इनकी रैंडमनेस बढ़ गई। इस रैंडमनेस के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, आपके पास एंट्रोपी, जिसको आपके पास कहा जाता है कि ये सिस्टम का एक बिगाड़ है जो कि सिस्टम को नेचुरल स्टेट से दूर लेके जा रहा है। और ये एंट्रोपी भी आपके पास अगर एक्सट्रीम लेवल पे लेके चले जाए तो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर एंट्रोपी आपके पास पता है क्या बन जाती है, हीट डेथ बन जाती है हमारे पास दुनिया का, ये यूनिवर्स का हमारे पास। तो आपके पास अगर एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी सिस्टम की, जो कि एक्चुअली है ही ऐसा, एंट्रोपी हमारे पास सिस्टम की हमेशा बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती हमारे पास, हमेशा बढ़ती है, यानी कि बिगाड़ हमेशा बढ़ता है। ये साइंस का लॉ है कि बिगाड़ हमेशा बढ़ता है। तो पाकिस्तान में तो ये लॉ बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है बिल्कुल, कि बिगाड़ जो रोडों का आपके पास वो तो हमेशा बढ़ते ही चला जा रहा है। और तो ये साइंस का भी लॉ है कि बिगाड़ हमेशा बढ़ेगा। तो एंट्रोपी है क्या, एंट्रोपी रैंडमनेस सिस्टम की कितनी बढ़ रही है, रैंडमनेस कितनी बढ़ रही है, ये सिस्टम का बिगाड़ कितना आपके पास जनरेट हो रहा है, ये एंट्रोपी कहलाता है। किसकी वजह से, आपके पास अनयूजफुल हीट की वजह से। अनयूजफुल क्यों, क्योंकि इस हीट को आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये अब डिसिपेट हो गई है, ये एयर मॉलिक्यूल्स में जा चुकी है, उनको रैंडम बना चुकी है, उनकी मूवमेंट की उनकी रैंडमनेस बढ़ा चुकी है आपके पास, ठीक है। अब एक कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीजेस, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क तो सर एनर्जी होती है, एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है यहाँ पे किसी भी सिस्टम की, गलत। रैंडम, यस सर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। एंट्रोपी का मतलब क्या है कि रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या बढ़ रही है हमारे पास, रैंडमनेस बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है मेरा भाई। तो मेरे बच्चे ये है वो चंद सवाल, जो यूनिक सवाल जो कि आज के दिन नेट 2 के एग्जाम के अंदर आपके पास लिखे गए। और मजे की बात बताऊं तो ये तमाम सवालों के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो क्रक्स है, ये आपके पास आपकी वो 400 प्लस फिजिक्स की जो मैराथन हमारे पोर्टल पे मौजूद है उसके अंदर इसी तरह के सवाल ऑलरेडी आपको करवाए गए हैं।
जिसकी वजह से जिन बच्चों ने वो मैराथन अटेम्प्ट करी थी और साथ ही साथ हमारे पोर्टल पे मौजूद एफएलपीज दिए थे और साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड लेसन्स थे वो भी अटेम्प्ट किए हुए थे, उनको तो बड़ा फायदा हुआ। उनकी जब आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आए तो रिस्पॉन्सेज में साथ साथ वो बता रहे थे कि सर हर बच्चे को रिकमेंड कीजिए यार मैराथन देख ले, उसका नस्ट का नेट 2 तो क्लियर हो ही जाएगा आराम से इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आई विल होप कि आप लोगों को भी इससे अगर फायदा उठाना है तो आप इस फायदे को उठाने के लिए थोड़ा सीरियस लोग हैं और जरूर जाके चेक करोगे कि भाई इस बैच की डिटेल्स क्या है, पोर्टल की डिटेल्स क्या है और कैसे इसको ज्वाइन करना है, ताकि आप लोग भी चलो नेट 2 में नहीं, नेट 2 के अंदर तो चलो आपको ये डे वाइज सीरीज भी हेल्प आउट कर रही होगी मेरे बच्चे, लेकिन कम से कम नेट 3 या नेट 4 के अंदर अगर चाहते हो एक बहुत ही अच्छा स्कोर लेना तो मेरे बच्चे ये डिटेल्स देखना तुम्हारे लिए लाजमी हो जाती है। बैच के अंदर पोर्शन, बैच के पार्ट बनना, बैच का हिस्सा बनना तुम्हारे लिए लाजमी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बच्चे मुझे सैयद हंजला बुखारी को दीजिएगा इजाजत, आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अगली वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अगले दिन के एमसीक्यूज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस का नेट नंबर 2 दे दिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं दिया अभी देना है तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है, देखो बैच की खास बात क्या होती है, सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारे एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नर्स अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नर्स अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शहरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना तो फिर बात करिएगा, सही है। तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है।
इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है, जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट्स सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको, जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भैया जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई हुई होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने, तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर्स, मल्टीपल प्रोफेसर्स दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट्स सपोज इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है।
प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं। तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है, तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है, ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट शाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।